वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है डायरी, जो लास्ट मंथ थिएटर में रिलीज हुई थी। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर हॉरर मूवी भी है। मूवी के लीड एक्टर है अरुण निधि भाई साहब। अब मूवी के बारे में बात करें तो मैं ज्यादा स्पॉइलर तो देना नहीं चाहता। कुछ समय आने के बाद ऑडियंस कंफ्यूज में रह जाते हैं कि एक्चुअली मूवी में हो क्या रहा है, मेन स्टोरी को छोड़ के दूसरी स्टोरी क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर हीरो की एंट्री होती है, एक के बाद एक राज खुलने लगते हैं और क्लाइमैक्स तो माइंड ब्लोइंग। और रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक कपल अपनी कार में रात के वक्त ऊटी जा रहे होते हैं। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद ये दोनों पहाड़ी इलाके में पहुँचते हैं। सम काइंड ऑफ घाट का रास्ता। वो बंदा अपनी वाइफ से कहने लगता है, अरे अरे जल्दी नींद से जागो, ये देखो हम 13 हेयरपिन बेंड के पास पहुँचने वाले हैं। वाइफ पूछने लगती है तो क्या हुआ। हस्बैंड कहने लगता है, अरे तुमने इस मोड़ के बारे में नहीं सुना, बहुत ही खतरनाक मोड़ है ये और इसी तरह डरावना भी। जो कोई भी इस रास्ते से जाता रात के वक्त, एक औरत अपने बच्चे के साथ गाड़ी के सामने आती है, लेकिन कोई भी गाड़ी उस बंदी के पास रोकना नहीं चाहिए वरना हमारा तो अंत होगा। मतलब इस तरह से अपनी वाइफ के साथ कुछ डरावना मजाक करने लगता है अपनी वाइफ की नींद भगाने के लिए। और जब ये दोनों 13 हेयरपिन बेंड के पास पहुँचते हैं, इनकी गाड़ी के सामने कुछ आता है जिसकी वजह से हस्बैंड अपने कार को कंट्रोल नहीं कर पाता। उतनी ऊंची पहाड़ी से इनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। मतलब इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में इन दोनों की मौत हो जाती है। खैर दूसरे सीन में टीवी न्यूज चैनल में यही बैंड के बारे में न्यूज चलती रहती है कि इस बैंड के पास काफी सारे हादसाएं पेश आ रहे हैं। ऊटी पुलिस ने पब्लिक को वार्निंग भी दिया कि उस रास्ते पर स्पेशली रात के वक्त थोड़ा ध्यान से ड्राइव करिए। और इसी तरह कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों ने उस मोड़ पर कुछ अजीब की एंटिटी को देखा, आत्माओं को देखा। कुछ लोगों के साथ हर इंसिडेंट्स पेश आए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये सारी बातें अफवाह मानने लगते हैं कि वो रास्ता ही ऐसा है, वो मोड़ ही ऐसा है, आगे कौन सी गाड़ी आने वाली होती है ये लोगों को दिखाई नहीं देता, इसीलिए उस मोड़ पर हादसाएं पेश आ रहे हैं। इस तरह से उस मोड़ के बारे में काफी सारी बातें चलती रहती है। खैर दूसरे सीन में तमिलनाडु की किसी जगह पर ट्रेनिंग लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। मतलब इनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। इन्हीं में से वरदा नाम का एक बंदा भी होता है। तो यहाँ पर इनका हायर ऑफिसर्स इन सारे पुलिस वालों को ये बताने लगता है कि सिर्फ तमिलनाडु के एक स्टेट में ऐसे काफी सारे केसेस है जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। इसकी काफी सारी वजहें हैं। इन सारे रैक्स पर जो फाइल्स देख रहे हो, ये सारे के सारे फाइल्स अनसॉल्व केसेस है। अब तुम सारे लोग इन्हीं में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करो और बहुत ही लगन के साथ उस केस को सॉल्व करो, यही तुम्हारी पहली ट्रेनिंग है। तो सारे पुलिस वाले फाइल को सेलेक्ट करने में लग जाते हैं। अब वरदा को समझ में नहीं आता कि ये कौन से फाइल को सिलेक्ट करे, तो ये अपनी आंखें बंद करके आधा पादा कौन पादा खेलने लगता है। ये करने के बाद वरदा के हाथ एक फाइल लगती है और एक्चुअली ये केस ये है कि 16 साल पहले ऊटी की किसी होटल में एक कपल का मर्डर हो गया। उन कपल के पास कुछ गहने थे, चोरों ने उन सारे गहनों को चुरा ले गए। 16 साल से ये केस अनसॉल्व केस है। खास के बाद इनका हायर ऑफिसर इन लोगों को कुछ रूल्स वगैरह बताने लगता है। अब वरदा का केस तो ऊटी में है, सो वरदा फटाफट से ऊटी निकल लेता है। वहाँ के इंस्पेक्टर से अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने पर वो इंस्पेक्टर वरदा को पवित्रा नाम की एक एसआई को असाइन करता है एज ए असिस्टेंट की तरह। और उसी तरह इन दोनों के साथ इनका ड्राइवर आशय भी होता है। सो वरदा यहाँ पर आते ही केस के काम में लग जाता है। पहले तो पवित्रा वरदा को एक रिटायर्ड कांस्टेबल के पास ले जाती है जो 16 साल पहले इसी केस में काम किया था। वरदा इस रिटायर्ड कांस्टेबल को फाइल देते हुए इसके डिटेल्स पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है, अरे यार ये तो 16 साल पुराना केस है। उस वक्त हम लोगों ने काफी सारी कोशिश की लेकिन कल्प्रिट के खिलाफ एक भी क्लू नहीं मिला, इसीलिए ये केस अनसॉल्व केस है। 16 साल पहले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया तो अब तुम कैसे सॉल्व करोगे? बेटा मेरी बात मानो, तुम दूसरे केस को सेलेक्ट कर लो। लेकिन वरदा नहीं मानता। सो उस वक्त इस कांस्टेबल ने अपने ही तरीके से एक फाइल को रेडी किया था। वो फाइल वरदा को देता है ताकि इस केस में इसकी हेल्प हो। वापसी में वरदा पवित्रा से कहने लगता है कि हम इस केस के डिटेल्स दूसरे स्टेट के पुलिस स्टेशन को भी भेजेंगे और पता करेंगे क्या ऐसा ही इंसिडेंट उनके एरिया में हुआ था, शायद वहाँ से कुछ क्लूज वगैरह मिल जाए। सो पवित्रा भी इसके लिए ओके कह देती है। खैर इसी दरमियान में ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब होने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और इसी तरह जब जब वरदा एक चर्च के फादर से मिलने के लिए जाता रहता है, इस बार पवित्रा को भी ले जाता है। जितना भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, वरदा को एक भी क्लू नहीं मिलता। हर तरफ से सारे के सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। इसी दरमियान में एक रात जब पवित्रा अपने पुलिस स्टेशन से अर्जेंटली कहीं पर जा रही होती है, उसी वक्त पुलिस स्टेशन को दो पेरेंट्स आते हैं। रोते हुए कहने लगते हैं कि मैडम शाम से हमारी बेटी हमारे घर नहीं आई, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए। आशय उन दोनों से कहने लगता है
कि फिलहाल तो मैडम अर्जेंट काम से जा रही है, आप पहले यहाँ पर बैठकर कंप्लेंट लिखाइए। उसके बाद पवित्रा वरदा से मिलने के लिए किसी होटल में आती है। तभी वरदा की फ्रेंड अक्षया वरदा को कॉल करके ये बताने लगती है कि वरदा, मैं कुंभकोणम से बात कर रही हूँ। रिसेंटली तुमने एक केस के डिटेल्स मेरे पुलिस स्टेशन भेजा था ना, ऐसा ही एक इंसिडेंट इस एरिया में भी हुआ था। मुझे लगता है कि वरदा तुम्हारे केस के कल्पिट और मेरे केस के कल्पिट दोनों सेम ही है। और उस वक्त सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस वालों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जय कुमार और आनंद। वरदा कहने लगता है कि मैं फटाफट से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उस केस के डिटेल्स मुझे दो, शायद मेरे केस में थोड़ी हेल्प हो जाए। इस तरह से कहते हुए जब वरदा उस होटल से बाहर आता है तो उस होटल के बाहर इसकी कार मौजूद नहीं होती। वरदा और पवित्रा फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि सत्या नाम का एक चोर वरदा की कार को चुरा ले गया और सत्या को ऑलरेडी पवित्रा जानती है। कहने लगती है कि ये बंदा बहुत ही डेंजर है, कार्स को चुराने के बाद कुन्नू ले जाकर बेच देता है। और उसी तरह वरदा पवित्रा को ये भी कहने लगता है कि मेरी गन और इस केस के सारे डिटेल्स उसी कार में है। सो वरदा और पवित्रा उस कार को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। खैर उसी रात ऊटी में 3 चोरों को दिखाया जाता है, जय कुमार, आनंद, चित्रसु, जो किसी होटल के कमरे में घुसकर एक कपल को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और उनके पास जो जो गहने होते हैं वो सारे के सारे चुरा लेते हैं। वहाँ से फटाफट से ये तीनों ऊटी बस स्टॉप आते हैं, जहाँ पर एक लोती बस खड़ी होती है। मतलब ये ऊटी से निकलने वाली लास्ट बस होती है, ऊटी टू कोयम्बतूर। सो ये तीनों इस बस में चढ़ जाते हैं और जब सिट्रसु इस बस में चढ़ने ही वाला होता है, सिट्रसु को ऐसा लगता है कि इसके सामने से एक अजीब की एंटिटी गुजरी, एक पावर गुजरी, जो सिट्रसु ने महसूस किया। लेकिन जय कुमार इसको लाइट लेने के लिए कहता है। उसी बस में ऑलरेडी 2 औरतें बैठी होती है, एक साधु माता, दूसरी औरत का नाम होता है मीनाक्षी। मीनाक्षी के बारे में बात करें तो कुछ सालों पहले ही मीनाक्षी के हस्बैंड की डेथ हो गई। इसका एक 8 साल का बच्चा है। हर रोज मीनाक्षी किसी दूसरे गाँव जाकर कपड़ों की दुकान में काम करती रहती है। बस थोड़ी दूर जाने के बाद लीजी नाम की एक लड़की का फादर लीजी को उस बस में चढ़ाता है, क्योंकि सुबह ये लड़की अपने स्कूल जाना है। वहाँ पर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करती रहती है। दूसरे सीन में बस स्टॉप पे खड़े हुए एक और बंदे को दिखाया जाता है। मूवी में इसका नाम तो नहीं, लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा प्रेम। एक्चुअली बात यह है कि प्रेम की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे गाँव में रहती है और कल सुबह प्रेम की गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। सो प्रेम की गर्लफ्रेंड ने प्रेम को अपने गाँव बुलाया ताकि ये दोनों वहाँ से भाग जाए। तो जब ये बस उस बस स्टॉप पे जाती है, प्रेम इस बस में चढ़ जाता है और इसी तरह रास्ते भर प्रेम की गर्लफ्रेंड प्रेम को कॉल करती रहती है। इस बंदे के कुछ कॉमेडी सीन्स है। खैर दूसरे सीन में 2 प्रेमियों को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है एलिल, बंदी का नाम है राघवी, जो रातों रात अपने घर से भाग रहे हैं। उसी वक्त जब राघवी के फादर को ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी किसी दूसरे बंदे के साथ भाग गई, फौरन अपने आदमियों को बुलाकर एलिल और राघवी को ढूंढने के लिए कहता है और जहाँ पर भी नजर आए उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। इस तरफ सत्या, वही चोर जिसने वरदा की गाड़ी चुराई थी, वो कार को ले जाकर किसी बंदे को बेच देता है। और जब सत्या उस कार शेड से बाहर जा रहा होता है, उसी शेड के अंदर सत्या को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। शायद उस लड़की का मुंह बांध के रखा है। दूसरी तरफ वरदा और पवित्रा को एक बंदे से ये बात पता चलती है कि इस बंदे ने वरदा की गाड़ी को देखा, जो इसी रूट से एक कार के शेड के पास गई। इस तरफ बस के पास एक और फैमिली आती है, हस्बैंड, वाइफ, इन दोनों के 2 बच्चे। इन चारों को भी सुबह सवेरे कहीं पर जाना होता है। वही दूसरी तरफ एलिल और राघवी को कुछ लोग फॉलो करने लगते हैं। उन लोगों से बचने के लिए फटाफट से ये दोनों उस बस को रोककर उस बस में चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इस तरफ वरदा और पवित्रा फाइनली उस कार शेड को आ जाते हैं, जहाँ पर वरदा अपनी गाड़ी को देखता है और उसी तरह वहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को बांध के रखा होता है, किडनैप कर चुके होते हैं। वरदा और इन गुंडे के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट होने के बाद जब वरदा अपनी गाड़ी में चेक करता है तो इसकी गाड़ी में इसकी बैग नहीं होती। वरदा एक गुंडे से पूछने लगता है कि इसमें की बैग कहाँ पर है। वो बंदा कहने लगता है कि सर बैग के बारे में तो मुझे नहीं पता, चोर ने मुझे सिर्फ गाड़ी देकर गया, बैग अपने साथ ले गया। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस टीम पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर और कुछ पुलिस वाले आते हैं और जो लड़की किडनैप हुई, ये लड़की वही है जो थोड़ी देर पहले पवित्रा के पास पेरेंट्स आए थे ना अपनी बेटी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उन्हीं की बेटी होती है ये। पुलिस वाले इस लड़की को उसके घर भेज देते हैं। इस तरफ बस में एलिल और राघवी कुछ पैसेंजर्स को अपनी कहानी बताने लगते हैं कि ये दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते रहते हैं। और जब राघवी ने अपनी प्रेम की बात अपने फादर से की तो राघवी के फादर ने एलिल और उसके फादर को बहुत मारा पीटा। इसी मारपीट के दौरान एलिल के फादर की डेथ हो गई। मतलब राघवी के फादर ने एलिल के फादर को मार दिया। इसीलिए इन दोनों ने घर से भागने का प्लान किया और आज भाग गए। उसके बाद बस और थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ ट्राइबल लोग इस बस में आते हैं। इन लोगों को भी पासी के गांव में उतरना होता है। खैर कंडक्टर एलिल और राघवी से पूछने लगता है कि अब तुम दोनों अचानक से कहां पर जाओगे, क्या करोगे।
कैसे अपनी जिंदगी गुजारोगे? राघवी कहने लगती है, इसीलिए अंकल मैंने अपने साथ कुछ सोने को ले आई हूँ ताकि हम इन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सके। जब सोने की बात सुनते ही उन तीनों चोरों की आंखें खुल जाती है और प्लान करने लगते हैं कि किसी भी तरह करके इनके पास से सोने चुराना होगा। अब थोड़ी देर पहले इस बस में एक फैमिली आई थी ना, वो बंदा एक्चुअली लॉयर होता है। एलिल और राघवी से कहने लगता है, पहले तुम दोनों फटाफट से शादी कर लो, उसके बाद कोई भी तुम दोनों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यह सुनने के बाद ट्रैवल में की एक बूढ़ी औरत पैसेंजर से कहने लगती है कि थोड़ी दूर जाने के बाद एक टेम्पल आने वाली है, हम सारे लोग इन दोनों की शादी करवा दें। अब ऑलरेडी इन दोनों के दिल मिल चुके हैं ना, देर किस बात की। सो ये दोनों भी राजी होने पर थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद वो छोटी सी टेम्पल वहाँ पर आती है। सारे पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं, लेकिन वो साधु माता नींद में होने की वजह से ये कुछ भी नहीं सुन पाती। थोड़ी देर बाद जब इस साधु माँ की आंखें खुलती है तो बस में कोई भी मौजूद नहीं होता, घबराने लगती है। तभी ये साधु माँ उस बस के शीशे पर कुछ अजीब के हाथों को और चेहरों को देखती है। ये देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, बहुत डरने लगती है, अपने भगवान को याद करने लगती है और वहाँ से उठकर दूसरे सीट में जाके बैठती है, और वो भी अजीब का चेहरा बनाकर। इस तरफ मंदिर में बस के पैसेंजर्स एलिल और राघवी की शादी करवा देते हैं। उसके बाद जर्नी दोबारा कंटिन्यू होने लगती है। रास्ते के दरमियान जयकुमार की गैंग यही सोचने लगते हैं कि किस तरह से उस सोने को चुराया जाए, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो ट्राइबल लोग उस बस से उतर जाते हैं क्योंकि इनका डेस्टिनेशन आ गया। तभी कुछ लोग गाड़ी में आकर इन ट्राइबल लोगों से राघवी की फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं, क्या तुम लोगों ने इस लड़की को देखा? वो बूढ़ी औरत तो मना कर देती है कि हमने इस लड़की को पहले नहीं देखा, लेकिन इनके साथ एक छोटी बच्ची होती है। कहने लगती है, अरे दादी माँ, अभी अभी इन दोनों की हमने शादी करवाई थी। इस बच्ची की बात सुनने के बाद उन लोगों को इन ट्राइबल लोगों पर शक होता है। तभी अपनी गाड़ी से इन सारे लोगों को कुचल देते हैं, इसीलिए बच्चों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। खैर इस तरफ बस में एक और बंदा इस बस में आता है। ये बंदा लीजी के पीछे जाके बैठता है और लीजी से छेड़खानी करने लगता है सारी जर्नी के दौरान। उसके बाद प्रेम ये ऑब्जर्व करता है कि वो साधु माता कुछ अजीब सा चेहरा बना के बैठी है, जैसा लगता हो कि इसने कोई भूत देख लिया। वो औरत प्रेम से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इस बस में एक अजीब की सुपर पावर है, किसी की आत्मा मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। क्या तुमने एक अजीब की स्मेल को सूंघा? उस साधु माता की बातें सुनने के बाद प्रेम भी घबराने लगता है, कहने लगता है, हाँ दादी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इस बस में मेरे साथ भी कुछ अजीब के इंसिडेंट्स पेश आए, मुझे लगता है कि वो लड़की मतलब लीजी भूत है। ऐसा कहते हुए प्रेम धीरे धीरे लीजी के पास जाता है, लीजी को उसकी नींद से जगाने लगता है। तभी प्रेम को लीजी का चेहरा बहुत ही डरावना नजर आता है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन बाद में लीजी का चेहरा नॉर्मल ही होता है। प्रेम और वो साधु माता ठान लेते हैं कि अगले स्टॉप पर जब बस स्टॉप करेगी हम फटाफट से इस बस से उतर जाएंगे। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक बस चेकिंग वाला इस बस को रोकता है। बस रुकते ही प्रेम और साधु माता फटाफट से उस बस से उतर जाते हैं और उस बंदे से कहने लगते हैं कि इस बस में भूत है, भूत। लेकिन ये बंदा इन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए उस बस के अंदर जाता है। तभी उस बस में की एक बच्ची इसको बहुत ही डरावनी नजर आती है। यह देखकर वो बंदा भी बस से उतर जाता है। तभी उसी रास्ते से वरदा और पवित्रा गुजरने लगते हैं अपनी गाड़ी से। प्रेम फौरन वरदा को रोककर यही बात कहने लगता है कि सर उस बस में कुछ अजीब है, कुछ अजीब हो रहा है। सो वरदा उस बस को चेक करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर की बाइक लेकर प्रेम को उस गाड़ी में बिठाकर उस बस को फॉलो करने लगता है और इसी तरह पवित्रा को सत्या के बारे में पता करने के लिए कहता है। इस तरफ जब बस में सारे पैसेंजर सो रहे होते हैं, जयकुमार उसकी गैंग अपनी नींद से जागते हैं। धीरे धीरे राघवी के पास आकर उसके बैग को चुराने ही वाले होते हैं। एक छोटी बच्ची इस चीज को देख लेती है, सारे पैसेंजर्स को जगा देती है। जयकुमार और उसकी गैंग चाकू दिखाकर सारे पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। फटाफट से बस रोकने के लिए कहते हैं। बस रुकते ही उस बस में वरदा की एंट्री होती है। इन दोनों से फाइट करने लगता है। इन तीनों को मार पीट के उसी बस में इन तीनों को बांध देता है। इसी फाइट के दौरान वरदा जयकुमार के पास एक गहने को देखता है और यही गहना इसको अपने केस के इन्वेस्टिगेशन फाइल में नजर आया था। उसी बस में वरदा के साथ भी कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे उस बस के शीशे पर किसी का हाथ नजर आना, किसी का चेहरा नजर आना, जबकि ये बस उस वक्त 13 हेयरपिन बेंड के पास पहुंचती है। खैर उसके बाद वरदा इन तीनों चोरों के नाम पूछने लगता है। इन तीनों के नाम सुनने के बाद वरदा को अक्षय की बात याद आने लगती है कि अक्षय भी यही 3 नामों का जिक्र किया था। मारपीट कर पूछने पर ये तीनों बताने लगते हैं कि अभी भी इन तीनों ने ऊटी के किसी होटल में एक कपल को मारकर इन सारे गहनों को चुरा लिया है। होटल का नाम क्या है इन लोगों को पता नहीं, लेकिन वो होटल रोज गार्डन के आसपास है। वरदा फौरन अपने पुलिस स्टेशन को कॉल करके रोज गार्डन के पास जो होटल्स है उन सारे होटल्स में चेकिंग करने के लिए कहता है। सो वो पुलिस वाले एक एक होटल जाकर उन सारे होटल्स की चेकिंग करने लगते हैं कि किस होटल में मर्डर हुआ।
उसके बाद वरदा पवित्रा को कॉल करके यही सारी बात बताता है और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि ये बस मुझे बहुत ही वियर्ड लग रही है, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है इस बस में। पवित्रा कहने लगती है कि तुम उस बस का नंबर बताओ, मैं उसके बारे में डिटेल्स चेक करूंगी जब तक तुम उन सारे पैसेंजर्स की डिटेल्स हासिल करो। सो वरदा उसी तरह से उन सारे पैसेंजर्स के पास जाकर उनका नाम पूछने लगता है और जब लीजी को उसकी नींद से जगाता है, लीजी झटके में एक ख्वाब देखती है कि वरदा अपने हाथ में गन लेकर किसी को फायर कर रहा है। लीजी घबराते हुए वरदा को यही बात बताने लगती है कि सर मैंने अभी भी एक अजीब का ख्वाब देखा, आपके हाथ में गन है, आप किसी को मार रहे हैं। वरदा कहने लगता है लेकिन मेरे पास तो कोई गन ही नहीं है। उसके बाद जब वरदा एलिल और राघवी के पास आकर इन दोनों के बारे में पूछने लगता है तो यहाँ पर सारे पैसेंजर्स को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली राघवी ऊटी एमएलए की बेटी है जो अभी अभी अपने घर से भाग चुके हैं। इस तरह पवित्रा किसी जगह पर आकर उस बस नंबर को बोलते हुए उसके डिटेल्स बताने के लिए कहती है। सारा रजिस्टर चेक करने के बाद पवित्रा को ये बात पता चलती है कि ये बस नंबर रिकॉर्ड्स में ही मौजूद नहीं। एक्चुअली ऊटी में लास्ट बस सिर्फ 11 बजे है, उसके बाद कोई बस ही नहीं, लेकिन वो बस तो 12 बजे डिपार्चर हुई। इस तरफ सत्या उस बस को रोककर उस बस में चढ़ता है। अब सत्या को पता नहीं होता कि इस बस में वरदा मौजूद है। सत्या को देखते ही वरदा से मारने पीटने लगता है। सो इत्तेफाक से सत्या के पास वरदा की वो बैग होती है और जब उस बैग को चेक कर रहा होता है उस बैग से एक गन नीचे गिरती है। इस गन को देखकर लीजी घबराने लगती है। उसके बाद मीनाक्षी सत्या को समझाने लगती है, अरे बेटा दिखने में तो अच्छे खासे हो, क्यों तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे, ऐसा मत करो बेटा, मतलब ऐसा समझाने लगती है। इस तरह पुलिस वाले ऊटी के हर एक होटल को चेक करने पर इनको ये बात पता चलती है कि किसी भी होटल में किसी का भी मर्डर नहीं हुआ। मतलब ये सीन थोड़ा इंटेंस में चलता है। दूसरी तरफ पवित्रा वरदा को कॉल करके यही बात बताने लगती है, अरे वरदा तुम जिस बस में ट्रैवल कर रहे हो उस बस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यह सुनने के बाद वरदा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी उस एमएलए के आदमी उस बस को फॉलो करने लगते हैं, इस बस को रोकने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह करके उस बस को रोककर सारे आदमी इस बस के अंदर आते हैं। एलिल और राघवी को मारने की कोशिश करते हैं। वरदा इन दोनों को बचाने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान एक बंदा राघवी को मार देता है गला काटकर। तब जाकर वरदा अपनी गन लेकर उन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट करता है। मतलब यहाँ पर लीजी का सपना सच होता है। दोबारा इसी हाथापाई के दौरान एक बंदा गलती से ड्राइवर को ही मार देता है, जिसकी वजह से ये बस अनकंट्रोल हो जाती है और ऊपर से वो घाट का एरिया होता है। इत्तेफाक से उसी रास्ते पर अपोजिट साइड से वो कपल अपनी गाड़ी से आ रहे होते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था। इस बस की वजह से ही इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। खैर देखते ही देखते ये बस एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर आके रुकती है और बस इस कंडीशन में होती है, अगर थोड़ा सा भी वेट इस बस के सामने पड़ा तो वो बस खाई में गिर सकती है। वरदा एक के बाद एक इन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, अपनी जान भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से उस बस से 4 लोग ही बाहर आते हैं, वरदा, लीजी, प्रेम, सत्या। खैर सुबह होने के बाद पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग उस नदी में उस बस को ढूंढने लगते हैं। मतलब कल रात वो बस इसी नदी में गिरी थी, लेकिन जब उस बस को उस पानी से ऊपर उठाया जाता है तो ये बस बहुत पुरानी होती है। उस बस में कुछ लोगों के कंकाल भी होते हैं, लेकिन उस बंदे की बॉडी फ्रेश होती है जो लीजी के पीछे बैठकर लीजी से छेड़खानी कर रहा था। ये देखकर वरदा और कुछ लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। तब जाके सत्या को ये बात समझ में आती है कि मीनाक्षी और कोई नहीं, इसकी माँ है। मतलब बचपन में इसकी माँ भी दूसरे गांव जाया करती थी पैसे कमाने के लिए। इसका कोई भी ना होने की वजह से सत्या चोर बना। खैर उसके बाद वरदा और पवित्रा किसी ऑफिस जाकर इस बस के बारे में डिटेल्स मांगने लगते हैं तो पता चलता है कि इन द ईयर ऑफ 2000 में ये बस मिस हो गई थी रातों रात। और इसी तरह एक होटल में पता करने पर यह बात भी पता चलती है कि 16 साल पहले इसी कमरे में एक कपल की हत्या हुई थी। यह सब कुछ जानने के बाद वापसी में वरदा पवित्रा से कहने लगता है कि पवित्रा मेरे साथ क्रिएशन रिकैप्चर हुआ, मतलब एक ही घटना दोबारा हुई। तुम्हारे लिए यकीन करने के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने वो चीज एक्सपीरियंस किया। उस बस में वो लोग, वो बच्ची, वो डॉल, सारे के सारे वही है जो कल रात मैंने देखा। एक्चुअली ये घटना ऐसा पहली बार नहीं बल्कि पास्ट में भी ऐसी एक घटना हुई थी। तुम गूगल में जाकर बस नंबर 375 सर्च करो, उसी टाइप की है ये कहानी। उसके बाद वरदा अपने पुलिस स्टेशन आकर इंस्पेक्टर को इस केस के डिटेल्स बताने लगता है कि उस कपल की हत्या जयकुमार आनंद चित्रासु ने की जो 16 साल पहले ही मर चुके थे। इंस्पेक्टर इसकी बातों का यकीन नहीं करता, लेकिन वरदा कुछ सबूतों को दिखाता है। उसके बाद वरदा उस एमएलए के पास आकर अपनी बेटी की हत्या के केस में इसको गिरफ्तार करता है। यह सब कुछ होने के बाद वरदा उस फादर के पास जाकर अपने साथ जो हुआ वो सारी कहानी बताता है। फादर कहने लगता है कि उस घटना का तुम्हारी लाइफ से कुछ लेना देना है, अब टाइम आ गया है कि तुमको सच बताना। 16 साल पहले एक दिन मैं उसी रास्ते से जा रहा था
उसी रास्ते पर मैंने एक कार एक्सीडेंट को देखा और उसी कार के पीछे तुम मौजूद थे वरदा। ऐसा कहते हुए वरदा को उसके माँ बाप की फोटो डायरी से निकाल कर देता है। खैर ये होने के बाद वरदा काफी दिनों तक उस बस का दोबारा इंतजार करता रहा कि शायद दोबारा वो बस नजर आएगी, दोबारा ये अपने माँ बाप को देख पाएगा। उसी बस के इंतजार में 4 साल गुजर जाते हैं। एक दिन वरदा की फ्रेंड अक्षया वरदा को अपनी शादी पर बुलाती है। वरदा कहने लगता है, अरे यार मैं कल टाइम से नहीं आ पाऊंगा, कल तो मेरे माँ बाप का 20th डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनने के बाद पवित्रा शॉक में रह जाती है। मतलब उस वक्त वरदा और पवित्रा की शादी हो चुकी होती है, इन दोनों का एक बेटा भी होता है। पवित्रा वरदा से पूछने लगती है कि तुम्हारी माँ बाप की मौत 29 फरवरी 2000 में हुई थी ना? वरदा कहने लगता है हाँ। पवित्रा कहने लगती है कि लास्ट टाइम तुमने उस बस में ट्रैवल किया था वो डेट भी वही था ना, फरवरी 29, 2016। देखो वरदा, मेरे दिमाग में एक थियरी है, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई थी उसी दिन तुमने भी उस बस में ट्रैवल किया। और एक्चुअली फरवरी 29 लीप ईयर है, 4 साल के बाद एक बार आता है और आज 29 फरवरी है, शायद वो बस दोबारा नजर आएगी। यह सुनने के बाद वरदा फौरन उस बस स्टॉप जाता है, उस बस का वेट करते रहता है। थोड़ी ही देर में वो बस वहाँ पर आती है। अपने माँ बाप को देखने के लिए उस बस में जाता है। तभी उसी बस में सत्या भी आता है। सत्या अपनी माँ को देखकर बहुत रोने लगता है, अपनी माँ से बहुत सारी इमोशनल बातें करने लगता है। ये देखकर वरदा को भी अपने माँ बाप की बहुत याद आने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब इस मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो इसकी 2 थियरीज है। एक है साइंटिफिक तरीका कि जिस वक्त वो बस और उस बस में के लोग मारे गए थे वो वक्त टाइम लूप में अटक गया, इसीलिए हर एक 29 फरवरी को वही घटना बार बार चलने लगती है और आम लोग भी इस बस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी मर सकते हैं। अगर कोई भी पैसेंजर्स एक्सीडेंट होने से पहले उस बस से उतर जाए तो उनकी जान बच सकती है। टाइम लूप की मूवीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और दूसरी थियरी सुपर नेचुरल है, मतलब जो लोग उस बस में मारे गए वो सारे के सारे लोग भूत बन गए, वो भूत दोबारा उसी दिन को अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।